बहुत धन्यवाद। क्या होगा? कुछ नहीं होगा, अभी फैसला आएगा। मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट इस पर स्टे करने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछे उसका जवाब अभी तक नहीं आया। क्या क्या वो सवाल थे? सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो ये पूछा कि ये बताइए कि वक्फ इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट कैसे है। और मुझे बहुत खुशी है कि पहली बार 75 साल के इतिहास में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड लिया है, वक्फ इज नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। वक्फ इस्लाम का अभिन्न हिस्सा ही नहीं है। ये पहली बार भारत में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बोला है, ऑन रिकॉर्ड बोला है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने बोला है। मैं पहले भी कहता रहा कि भारत के संविधान के कहीं किसी एक भी पन्ने पे एक भी बार वक्फ नहीं आया। वक्फ शब्द है ही नहीं संविधान में। और अब अच्छी बात यह है कि केंद्र सरकार ने भी कह दिया कि वक्फ तो इस्लाम का भी अभिन्न अंग नहीं है। तो वक्फ जो है ये कहीं फंडामेंटल राइट्स का रिलेशन नहीं है। बार बार जो उधर से दलील दी जा रही थी, सिब्बल साहब, सिंघवी साहब, ऐसे बहुत सारे भूतपूर्व मंत्री, सांसद सब इकट्ठे हो रहे हैं। पूरी फौज है, करीब 25 से ज्यादा बड़े सीनियर वकीलों की फौज है वहां पे। उस तरह तो सबका तो बिल कट रहा होगा जब सब। बिल तो तगड़ा कट रहा है, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, सारे कमा रहे हैं। मतलब पता नहीं कहां से इतनी फंडिंग आ रही है, नहीं पैसे की फीस दी जा रही है। देखिए हलाल का पूरा पैसा जमीयत उलमा हिंद के पास है। वो वैसे साहब फंडिंग हो रही है, 3000 करोड़ के संपत्ति के ऊपर बैठे हुए हैं। मतलब मैं पीआईएल फाइल कर करके एक तरीके से मैं गरीब हो गया, गरीबी और मेरी बढ़ गई। लेकिन मेरी पीआईएल का विरोध करने वाले अमीर होते जा रहे। तो एक तो दलील बहुत केंद्र सरकार ने अच्छी दिया कि इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। दूसरा, केंद्र सरकार ने जो एक सवाल कहा, जो मैं बहुत पहले से कह रहा था, कि सबसे पहले ये जो लोग आए हैं नए वाले कानून का विरोध करने, पहले ये बताएं कि इस कानून के बनने के बाद उनकी कितनी संपत्ति पर सरकार ने कब्जा कर लिया। अल्टीमेटली पूरे भारत में जो हाहाकार ये कहा जा रहा है कि ये कानून बनने के बाद हमारा जो वक्फ प्रॉपर्टी वो सरकार टेक ओवर कर लेगी। अगर टेक ओवर कर लेगी तो ये एकेडमिक नहीं होना चाहिए, तो प्रैक्टिकल होना चाहिए। हाँ। और 1-1.5 महीने बीत भी चुके हैं कानून बने हुए। अब वही अच्छी बात ये थी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया कि ये बताओ ये कानून बनने के बाद कैसे वक्फ की प्रॉपर्टी पे क्या असर। मुझे तो लगता है कि थोड़ा ये पॉलिटिकल जार्गन है कि भाई आपकी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदरसे छिन जाएंगे, मजारे छिन जाएंगी। ये तो एक पॉलिटिकल भाषण जो बाहर नेता दे रहे थे, कपिल सिब्बल, वही सुप्रीम कोर्ट में भी कह रहे थे। केवल पॉलिटिकल भाषण हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। लीगल आर्ग्यूमेंट जो बार बार कोर्ट चाह रही थी, कोर्ट पूछ रही थी, उन सवालों का जवाब कोई नहीं था। पूरे इधर की जो पूरी बैटरी थी, कहते बिग बैटरी, वकीलों की बड़ी जो बैटरी थी, उनमें से कोई भी उन सवालों का जवाब नहीं दे पाया कि वक्फ इस्लाम का अभिन्न अंग है। वक्फ आर्टिकल 25 जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कहीं ना कहीं उससे कनेक्टेड है। हमारा ये कहना था शुरू से और आज भी कि वक्फ शुद्ध रूप से लैंड का मैटर है, प्रॉपर्टी का मैटर है। प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं होती है। और प्रॉपर्टी के मामले में डीएम को ही, चूंकि जिले का पूरा जो रेवेन्यू का रिकॉर्ड है, लैंड का रिकॉर्ड है, वो डीएम के पास होता है। इसलिए डीएम को ऑथराइज होना चाहिए वो लैंड जांच करने के लिए। इस कानून में आया हुआ है कि भाई अगर आपको अब आगे से वक्फ करना है तो आपको पहले दिखाना पड़ेगा, करनी पड़ेगी, गवाहों के बयान होंगे। लीगली ओन्ड, लीगली ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तब आप उसको वक्फ कर सकते हैं। और अगर फैमिली मेंबर्स है तो फैमिली से भी आपको इजाजत लेनी पड़ेगी। yes. ऐसा नहीं कि अपने मन से कर लिया। आपको अपने पत्नी से, आपके बच्चों से आपको बात करना पड़ेगा। हाँ, जैसे और भी जो पारिवारिक प्रॉपर्टी में होता है वो। अब 3 स्पेसिफिक मुद्दों के ऊपर बहस हो रही थी। ये वक्फ बाय यूजर वाले में क्या दलील था? देखिए, वक्फ बाय यूजर में जो उनकी दलील थी, एकदम हम उसको बकवास तो नहीं कहेंगे, लेकिन मतलब बेबुनियाद दलील थी। अरे पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि आप कह दो कि नहीं हम तो जी जमीन उपयोग कर रहे थे इसलिए हमने वक्फ कर दिया। पहला कानून जो बना वक्फ वाला 1913 में बना। दूसरा कानून जब अमेंड हुआ 1923 में हुआ, वो जिन्ना के कहने पे बना था। 1923 वाला कानून चला 1954 तक। 1923 वाले कानून में भी जो जिन्ना के कहने पे बनाया था, अंग्रेजों ने बनाया था, उसमें भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी था। केंद्र सरकार ने इसको पॉइंट आउट किया कि साहब ये बताओ, ये जो रजिस्ट्रेशन वाला कॉन्सेप्ट आज का नहीं है, रजिस्ट्रेशन वाला कॉन्सेप्ट तो तब का है। ये जो बार बार दलील दे रहे हैं कि हम तो जी इसका कागज कहां से लाएंगे, तो कागज तो 1923 से लाना चाहिए था, क्योंकि वक्फ कानून तब से चल रहा है। उसमें भी लिखा हुआ था 6 महीने के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और वक्फ बाय यूजर वाला कॉन्सेप्ट 2013 में आया है। 2014 के ठीक पहले वक्फ बाय यूजर वाला जो कॉन्सेप्ट आया है, उसने इस पूरे पेंडोरा को ओपन कर दिया। और ऐसा हो ही नहीं सकता। जमीन का मामला पूरी लिखत रिटर्न में ही होता है। कभी ऐसे नहीं हो सकता कि मैं आपके घर पास आऊं, आपसे थोड़ी देर कह दूं भैया हमको रहने की जगह दे दो, और आपने कह दिया अपना 2 कमरा खोल दिया, बोले ठीक है आप उपाध्याय जी रह लो, और बाद में बोलो काम करो ये 2 कमरा तो मैं वक्फ को देने जा रहा हूं। ऐसा थोड़ी होता है। बिल्कुल नहीं। तो ये जो कॉन्सेप्ट आया, ये पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। इसलिए इस कानून के मामले में सुप्रीम कोर्ट मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि स्टे करने वाला है। जो केंद्र सरकार की दलीलें हैं बिल्कुल लीगल आर्गुमेंट है, सही दलीलें हैं। जो इनकी दलीलें हैं वो केवल और केवल एकेडमिक दलीलें थी, पॉलिटिकल दलीलें थी। पॉलिटिकल में इसलिए कह रहा हूं कि जो संसद के अंदर आरोप लगा रहे थे वही बाहर आके सुप्रीम कोर्ट में लगा दिया। एकेडमिक इसलिए कह रहा हूं कि कानून तब स्टे किया जाता है जब उसका प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट में कुछ ऐसा हो रहा हो और इमीडिएटली इस कानून बनने से लोगों का फंडामेंटल राइट्स का जो वायलेशन हो रहा हो। राइट। अगर ये कह तो रहे कि जी हमारी जमीनें सरकार ले लेगी, कोर्ट ने पूछा कितनी ले लिया, तो बोले चुप,
भाई एक एग्जांपल तो देते कि हमारी फलानी वाली मस्जिद सरकार ने ले लिया, हमारी फलानी वाली मजार सरकार में ले लिया, हमारी फलानी वाली दरगाह सरकार ने ले लिया, फिर तो समझ में और आता है। 1001 उदाहरण मिल जाएगा कि जहां वक्फ बोर्ड ने जो है आम लोगों की जमीन को हड़प लिया। नहीं, वैसे भी जो पुराना वाला वक्फ एक्ट था वो केवल अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, वो अनकुरानिक अन इस्लामिक भी है। मैं अनकुरानिक अन इस्लामिक कैसे कह रहा हूं? मजार बनाना, मजार पे जाना हराम है। दरगाह बनाना, दरगाह पे जाना हराम है। पक्का कब्रिस्तान बनाना, पक्के कब्रिस्तान पे जाना हराम है। अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी, यमन, आपको एक भी मजार नहीं मिलेगी, एक भी दरगाह नहीं मिलेगी। मोहम्मद साहब एक की भी मजार पक्का- नहीं है। हाँ, मोहम्मद साहब की मजार नहीं है तो ये कौन? अरब के बड़े बड़े जो सुल्तान है ना, जो चांदी की प्लेट में और सोने की चम्मच से खाते हैं, उनकी भी कब्र पक्की नहीं है, उनका भी खुद का अपना कब्रिस्तान नहीं। वो चाहे तो उनके पास जहाज है, उनके पास चार्टर्ड प्लेन है, लेकिन उनकी कब्र पक्की नहीं है। ये है इस्लाम में तो माता पिता का पैर छूना भी हराम है, फिर मजार दरगाह पे जाना हराम कैसे नहीं होगा? यही G20 का सम्मेलन हुआ दिल्ली में, सारे राष्ट्राध्यक्ष महात्मा गांधी के समाधि स्थल पे गए, राजघाट। MBS नहीं गए, क्यों? क्योंकि जो हम जिसको समाधि स्थल कहते हैं उनकी नजर में मजार हो गई, मजार हो गया। वो अब मजार पे जाना, मत्था टेकना अपने आप में हराम है। हराम नहीं है। है। कभी भी कोई अरब का आप बताइए सुल्तान आए हों, वो निजामुद्दीन गए हों, अरब के इतने सुल्तान आ चुके हैं भारत में, कभी अजमेर शरीफ की दरगाह गए हों? नहीं जा सकते। दरगाह, मजार, पक्का कब्रिस्तान हराम है। और ये कानून वक्फ वाला मजार, दरगाह, पक्के कब्रिस्तान में वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर रहा है। जो चीज इस्लाम में हराम है, जो कुरान में हराम है, जो हदीसों में जिसको हराम बताया गया, उसको वक्फ प्रॉपर्टी बता रहा है। अच्छा, ये बताइए, वो जो बोर्ड्स के अंदर नॉन मुस्लिम्स के अपॉइंटमेंट को लेकर के, उसमें क्या ये लोग दलील दे रहे थे? इनकी दलील ये थी कि जो हिंदू बोर्ड है उसमें गैर हिंदू नहीं है, तो ऐसे वक्फ बोर्ड में भी गैर मुस्लिम नहीं होना चाहिए। ये बहुत गलत तुलना कर रहे थे। ये आम और बबूल की तुलना करने वाली बात हो गई। ठीक है कि भाई आम भी पेड़ है, बबूल भी पेड़ है, इसलिए इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आम बबूल एक समान है। ऐसा नहीं, आम फल देता है, बबूल कांटा देता है। मंदिर के बोर्डों की तुलना वक्फ बोर्ड से हो ही नहीं सकती। मंदिर के बोर्डों के पास क्या अधिकार है? पूजा कब हो जाएगी, पुजारी कौन होगा, घंटा कब बजेगा, प्रसाद क्या होगा, भोग कब लगेगा, इतना सा अधिकार है। मंदिर के चढ़ावे पे तो मंदिर के बोर्ड का कोई अधिकार नहीं है। मंदिर की प्रॉपर्टी पे जो मंदिर का बोर्ड कोई अधिकार नहीं। मंदिर की पूरा जो वहां पे स्टाफ वगैरह होता है उसका वेतन तो फिर उतना तक तो अधिकार नहीं है। दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड के पास सारे अधिकार है। जमीन का अधिकार, उसको मैनेज करने का अधिकार, उसको खरीदने का अधिकार, उसको बेचने का अधिकार, उसको ट्रांसफर करने का, सारे अधिकार है उसके पास। नमाज करवाने का अधिकार नहीं। हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पूजा पद्धति में वक्फ बोर्ड का कोई लेना देना नहीं है। देना नहीं। तो जस्ट ये मतलब इसकी तुलना करना ही बेकार था। मंदिर बोर्ड की तुलना वक्फ बोर्ड के साथ करना ही गलत है। दूसरा, मंदिरों के पास, हिंदुओं के पास, चलो एक बार मंदिरों का बोर्ड तो है, मंदिर ट्रिब्यूनल कहां है? अगर दो मंदिर का कोई झगड़ा हो जाए, किसी मंदिर पे कोई और आके बोले हमारी तो मस्जिद है, तो मंदिर और मस्जिद का झगड़ा किसी वह हिंदू ट्रिब्यूनल में थोड़ी चलता है। काशी का मामला, मथुरा का मामला, भद्रकाली का मामला, भोजशाला का मामला किसी सनातन ट्रिब्यूनल में थोड़ी चल रहा है, किसी हिंदी ट्रिब्यूनल में थोड़ी चल रहा है। हमारे पास तो कोई ट्रिब्यूनल ही नहीं है। हम लोगों को तो कोर्ट जाना पड़ता है। कोर्ट जाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड के पास एक वक्फ ट्रिब्यूनल भी है। हाँ। और वो मुकदमा वक्फ ट्रिब्यूनल में चलता है। अच्छी बात यह है कि सरकार ने इस बार इस बात को भी हाईलाइट किया और कहा कि भैया आप मंदिर के बोर्ड की तुलना आप वक्फ बोर्ड से मत करिए। अच्छा, ये बताइए कि कब तक ये आदेश आ जाएगा? गर्मी की छुट्टियां शुरू हो रही हैं, स्वाभाविक सी बात है, बहुत जल्दी आ जाएगा, बहुत टाइम नहीं लगेगा। तो फैसला रिजर्व हो गया, इसका मतलब वो अभी बहुत जल्दी आने ही आना है, उसमें कोई देर नहीं लगेगी। 1-2 दिन के अंदर? हाँ, बहुत जल्दी आ जाएगा। और अगर नहीं आया तो? नहीं आया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मैं ये कह रहा हूं फिर तो ये गर्मी छुट्टी के बाद चला जाएगा। हाँ। अच्छा, ये फाइनल नेगोशिएशन हो रहा है या अभी सिर्फ 3 मुद्दों के ऊपर हुआ? अब आगे एक और भी डिस्कशन इसके ऊपर होगा जब पूरे कानून के ऊपर? नहीं, अभी तक स्टे करना है कि नहीं करना उस पर लोग मांग रहे थे। इस कानून को स्टे कर दो, कुछ धाराओं को स्टे करने की मांग कर रहे थे। अभी उन धाराओं पर चर्चा हुई है। स्टे नहीं करने का मतलब कि कानून ठीक है, कानून की फाइनल जो इंटरप्रिटेशन होगी, फाइनल इसकी जो बहस होगी वो तो बाद में कभी होगी। अभी के लोग जो इंटरिम स्टे मांग रहे थे उस स्टे के ऊपर बहस हो रही थी। हाँ, हम लोगों की जो PIL है, इनफैक्ट हम लोगों ने इसको चैलेंज किया हुआ है, नए वाले को भी, हमने पुराने को भी चैलेंज किया हुआ था। नए को भी चैलेंज वो अलाउ नहीं किया गवई साहब ने कि 1995 वाला जो है अभी उसको हमें हाईकोर्ट जाना पड़ा। हाँ। लेकिन चूंकि इनकी पिटीशन एक्सेप्ट हो गई है तो हम लोग अभी नए वाले को, हम भी आ गए यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट हम भी पहुंच गए, फिर से पहुंच गए सेकंड राउंड। और हम ये कह रहे हैं, हमको भी सुन लो। हमारा कहना है वक्फ ट्रिब्यूनल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे हिंदू बाकी लोगों का मुकदमा कोर्ट में चलता है, ऐसे मुस्लिम का मुकदमा भी कोर्ट में चलना चाहिए। मनीष जी, अभी दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ, दैट इज भाई। अगर अग्रवाल धर्मशाला, जैन धर्मशाला, माहेश्वरी धर्मशाला, मारवाड़ी धर्मशाला, खत्री धर्मशाला, या हमारा मंदिर, हमारा मठ, हमारा गुरुद्वारा, हमारा इसका मुकदमा चल रहा है तो कोर्ट में चले। लेकिन वहीं कोई मजार का मामला है, दरगाह का मामला है, कब्रिस्तान का मामला है तो वक्फ ट्रिब्यूनल में चले। ऐसे क्यों होना चाहिए? ये वोट बैंक की वजह से ये सब हो रहा है। कहना मजहब के आधार पर ट्रिब्यूनल तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ना होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। ठीक है, हिंदुओं के पास बोर्ड है, उनके पास वक्फ, हिंदुओं के पास हिंदू बोर्ड है, उनका भी वक्फ बोर्ड है। तरीका तो यह है कि भारत में अब समय आ गया है कि यूनिफॉर्म एंडाउमेंट कोड बनाया जाए, समान धर्मस्थल संहिता बनाई जाए, सबके लिए बराबर, सबके लिए एक समान हो। जैसे मस्जिदों पे सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, वैसे मंदिरों पे सरकार का कोई नहीं होना चाहिए। जितनी स्वायत्ता मंदिरों को है उतनी स्वायत्ता सबको मिले, लेकिन अलग से कोई बोर्ड नहीं होना चाहिए, अलग से कोई ट्रिब्यूनल नहीं होना चाहिए। जो होना चाहिए वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक ऐसे मुद्दे पे आपने पूरा प्रकाश डाला, समअप कर दिया
कि 3-4 दिनों से ये जो बहस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसमें आखिर क्या होने वाला है। आपका बहुत बहुत